नमस्कार। अभी हम इकोनॉमिक्स के नेक्स्ट टॉपिक कंपेयरिंग द सेक्टर 3 सेक्टर्स को पढ़ेंगे। 3 क्षेत्रकों की तुलना। पहले टॉपिक में हम पढ़े थे, इससे पहले टॉपिक में कि हम देख पाए थे कि इकोनॉमी के 3 सेक्टर था, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी, और इसके बीच हम तुलना करने वाले हैं। अब कंपैरिजन करेंगे। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर के अलग अलग प्रोडक्शन से काफ़ी मात्रा में गुड्स और सर्विस का प्रोडक्शन होता है। अब इन सब को यदि काउंट किया जाए तो ये संभव नहीं होगा काउंट करना, उसकी संख्या को काउंट करना। तो अब कैसे काउंट करें, इसी चीज़ को हम अभी इस टॉपिक में पढ़ेंगे कि किस तरीके से या किस मेथड से इसको काउंट किया जाता है करें। क्योंकि कोई एक या दो गुड्स नहीं है मार्केट्स में, और हमारे लिए सुविधा के लिए, हमारे नेसेसिटी को कंप्लीट के लिए, ज़रूरत को पूरा करने के लिए कई तरह के गुड्स हैं, और उन सब गुड्स को काउंट करना काफ़ी टफ होता है। तो उसके लिए कुछ तरीके ईजाद किए गए हैं। वो तरीका क्या है, अभी हम इस टॉपिक में ही इसको पढ़ने वाले हैं। हाउ डू वी काउंट द वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज एंड नो दैट टोटल प्रोडक्शन इन ईच सेक्टर। अब हम देखेंगे कि प्रत्येक क्षेत्र की जो अलग अलग वस्तुओं और सेवाओं का गणना हम कैसे करते हैं और कुल उत्पादन को कैसे जानते हैं, इसके बारे में हम अभी जानने वाले हैं। आप सोचते होंगे या आप देखते भी हैं अपने आसपास कि अलग अलग वैरायटी के गुड्स हमारे यहाँ पे अवेलेबल है। एक ही क्वालिटी का अलग अलग गुड्स है, एक ही गुड्स है, वो अलग अलग क्वालिटी में है। तो फिर इसके कई टाइप्स भी होते हैं। कुछ छोटे होते हैं, कुछ बड़े होते हैं, कुछ काफ़ी बड़े होते हैं। यदि आप एक सुई की बात करें तो वो काफ़ी छोटा है। आलपिन उससे भी छोटा है, लेकिन एक मशीन बड़ा है, एक मोटर कार बड़ा है, एक कंप्यूटर भी बड़ा है। तो इन सब चीज़ों को काउंट करना काफ़ी टफ हो जाता है। ये एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड काम होता है इसको काउंट करना। तो इन सब स्थिति को सुलझाने के लिए इकोनॉमिस्ट ने एक सुझाव दिया कि हम इसके मूल्य को काउंट करेंगे। ये कितने, इसका कीमत क्या, इसका कॉस्ट क्या है, किसी प्रोडक्ट का, किसी गुड्स का और सर्विस का, उस कॉस्ट को हम काउंट करेंगे। और उस कॉस्ट को काउंट करके हम बता सकते हैं कि कितना वैल्यू का गुड्स जो है वो प्रोडक्शन हुआ है। जैसे मान लेते हैं कि यदि कोई व्यक्ति 10,000 किलोग्राम व्हीट बेचता है, गेहूं बेचता है 8 रुपीज़ पर केजी के रेट से, तो इस तरह से उस पूरे टोटल गेहूं का रेट 80,000 रुपीज़ हो जाएगा। यदि कोई दूसरा व्यक्ति 10 रुपीज़ पर पीस के हिसाब से, 10 रुपीज़ पर पीस के रेट से कोकोनट को बेचे या तेल या नारियल को बेचे, तो इस तरह से 5,000 नारियल का, कोकोनट का रेट 50,000 रुपीज़ हो जाएगा। हम इस तरह से गुड्स को काउंट करते हैं, न कि उसके नंबर को। हम उसके वैल्यू को, गुड्स कितना वैल्यू का है, इससे हम काउंट करते हैं कि गुड्स कितना वैल्यू का है, टोटल गुड्स। और उसके बाद हम उस सबको ऐड करते हैं। अब यहाँ पे व्हीट का अलग आया था, कोकोनट का अलग आया था। इन दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल सम जो है वो 1,30,000 रुपीज़ आ रहा है। इतना वैल्यू का व्हीट और कोकोनट का प्रोडक्शन हुआ है। तो हम प्रोडक्शन उसके वैल्यू से करते हैं, प्रोडक्शन का काउंटिंग उसके वैल्यू से करते हैं। लेकिन इसमें एक बात ध्यान रखने वाली है कि जब हम काउंट करते हैं किसी प्रोडक्ट का प्रोडक्शन के बाद, तो उसका जो लास्ट गुड्स और सर्विस होता है उसके वैल्यू को काउंट करते हैं। इसको हम एक एग्जांपल से जानेंगे। मान लेते हैं कि एक फार्मर है, वो अपने खेत में व्हीट का प्रोडक्शन करता है और व्हीट को
8 रुपीज पर केजी के रेट से एक बिस्कुट कंपनी वाले को बेच देता है, और वो बिस्कुट कंपनी वाला उस गेहूं को पिसवाता है और उसको पिसाई करने में 2 रुपीज पर केजी आता है, और इस तरह से उस गेहूं का मूल्य 10 रुपीज पर केजी हो जाता है। पहले इसका इनिशियल वैल्यू 8 रुपीज था पर केजी, लेकिन पिसवाने के बाद उसका रेट 10 रुपीज पर केजी हो गया। और जब बिस्कुट बनाया किसी व्यक्ति ने, तो उसमें कुछ और चीज़ ऐड किया, जैसे वेजिटेबल ऑयल और शुगर डाला, थोड़ा साल्ट का फ्लेवर हो, थोड़ा और भी चीज़ उसमें कुछ डाला, और इस सबको मिला करके पैकिंग करके और हर एक तरह के वेज को जोड़ करके उसने 4 बिस्किट के पैकेट को एक साथ बाइंड किया और उसे मार्केट में 60 रुपीज में बेचा। इस तरह से एक बिस्किट के पैकेट का वैल्यू कॉस्ट 15 रुपीज पर पैकेट आया। तो ये उस एक किलो व्हीट का 4 पैकेट बिस्किट बना है, जिसका रेट 60 रुपीज है। तो ये इसका लास्ट रेट होगा। हम इस रेट को काउंट करेंगे, ना कि 8 फिर 2 फिर 10, ये इस रेट को काउंट नहीं करेंगे, बल्कि इस रेट को काउंट करेंगे। टोटल कॉस्ट कितना में आता है, कितना वो लास्ट अपने कंज्यूमर तक पहुंचा पाता है, उस कॉस्ट को हम काउंट करते हैं। तो ये हमारा गुड्स और सर्विस का लास्ट कॉस्ट होता है, जो हमें किसी गुड्स और सर्विस के प्रोडक्शन को काउंट करने में मदद करता है। एक बार ध्यान देने वाली बात है कि हम किसी गुड्स या सर्विस के लास्ट गुड्स या सर्विस की ही काउंट क्यों करते हैं। इसके पीछे एक कारण है। जैसे हमने अभी तुरंत बताया कि 8 रुपीज पर केजी व्हीट दे रहा था और 2 रुपीज पर केजी उसको पिसाई में लगा और फिर कुछ ऐड किया, इस तरह से उसमें कुछ और एक्स्ट्रा ऐड हुआ, कुछ कॉस्ट पड़ा उसे। तो ये सब को हम अलग अलग से करें तो 8 to 10 और फिर 10 में फिर ये ऐड करेंगे, पर हर एक बार अलग अलग कॉस्ट को ऐड करने से बेहतर है कि हम लास्ट कंज्यूमर तक जा रहा है सर्विस गुड्स, उसके वैल्यू को हम काउंट कर लें। तो हम ये पता कर सकते हैं कि गुड्स का कितने वैल्यू का गुड्स का प्रोडक्शन हुआ है। हम इसीलिए लास्ट गुड्स और सर्विस को काउंट करते हैं, और लास्ट गुड्स और सर्विस में पहले से ही जो भी कॉस्ट आता है वो ऐड होता है। अब हम एक टर्म आया है जीडीपी, इसे हम हिंदी में सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं और इंग्लिश में ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं। ये किसी खास साल में हर सेक्टर द्वारा प्रोडक्शन किया गया लास्ट गुड्स और सर्विस का वैल्यू होता है, जो उस साल में हर एक सेक्टर के प्रोडक्शन की जानकारी देता है। फिर से एक बार समझ लें, जीडीपी की जब बात करते हैं तो हम पाते हैं कि किसी खास साल में या किसी एक साल में इकोनॉमी के तीनों सेक्टर के द्वारा, वो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर के द्वारा प्रोडक्शन किया गया लास्ट गुड्स और सर्विस का वैल्यू को दिखाता है। तीनों सेक्टर के प्रोडक्शन के कुल योग का टोटल सम ही जीडीपी कहलाता है। प्राइमरी सेक्टर से कितना आया है, सेकेंडरी सेक्टर से कितना आया है और टर्सरी सेक्टर से कितना आया है, तीनों को जब हम ऐड कर देते हैं तब जो वैल्यू आता है वो जीडीपी होता है। जीडीपी जितना ज़्यादा होगा उतना ही उस देश का ग्रोथ रेट मापा जाता है। किसी देश का जीडीपी जितना बड़ा हो, उस देश का इकोनॉमी उतना ही ज़्यादा
होता है। भारत में जीडीपी का मेजर एक काफ़ी जटिल और कॉम्प्लिकेटेड वर्क है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट का जो मिनिस्ट्री है ये उसके द्वारा किया जाता है। और ये मिनिस्ट्री हर एक राज्य और केंद्र शासित राज्य जो स्टेट हैं और यूटी है उन सभी जगहों पे अपने एडमिनिस्ट्रेटर को, जो गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर रहे होते हैं, उनको ये काम सौंपा जाता है कि आप अपने अपने एरिया में डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ये काउंट करें कि आपके यहाँ पे कितने वैल्यू का गुड्स और सर्विस का प्रोडक्शन हुआ है, और उस सब को वो डाटा इकट्ठा कर करके ईयर के साल के अंत में एक साथ ऐड करता है और उस टोटल सम को देखा जाता है कि कितने वैल्यू का प्रोडक्शन हुआ है। इस तरीके से जीडीपी को मापा जाता है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ेंगे इसी में, हिस्टोरिकल चेंज इन सेक्टर्स में पिछले कुछ सौ सालों से क्या परिवर्तन हुआ है, ऐतिहासिक परिवर्तन के बारे में जानेंगे। ऐसा देखा गया है कि जो अधिकांशतः डेवलप्ड कंट्री हैं उनके हिस्ट्री में ये देखा गया है कि डेवलप का जो प्राइमरी स्टेज था उस स्टेज में प्राइमरी सेक्टर ही इम्पोर्टेंट सेक्टर के रूप में जाना जाता था। लेकिन समय के साथ साथ एग्रीकल्चर सिस्टम में चेंजिंग हुआ और एग्रीकल्चर काफ़ी समृद्ध हुआ, वो प्रॉस्परस बना और वैसे ही पहले की तुलना में अधिक प्रोडक्शन होने लगा था एग्रीकल्चर में। जब आप कुछ बदलाव करते हैं टेक्नोलॉजी के बेसिस पे, आपका जो तरीका होता है, जो फर्टिलाइजर है, वो इरिगेशन सिस्टम, उसमें तो आप एग्रीकल्चर सिस्टम में काफ़ी बदलाव लाते हैं और आपका प्रोडक्शन काफ़ी बढ़ जाता है। उस प्रोडक्शन के कारण जो काफ़ी लोग पहले एग्रीकल्चर में लगे हुए थे, नए नए इक्विपमेंट आने के कारण, ट्रैक्टर, हार्वेस्टर्स के आ जाने के कारण लोगों की मांग कम हुई और लोग दूसरे सेक्टर में काम करना शुरू कर दिए। लोगों का जो बाइंग और सेलिंग का जो टेंडेंसी था वो भी काफ़ी बढ़ गई और लोग दूसरे एक्टिविटी में लग गए, जैसे कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, आर्मी है, इन सब सेक्टरों में लोग काम करना शुरू कर दिए। फिर भी उस समय तक एग्रीकल्चर ही मेन सेक्टर के रूप में जाना जाता था, जो प्राइमरी सेक्टर में इंक्लूड है। लेकिन लंबे समय के बाद, लगभग पास्ट 100 ईयर्स एगो, मोर देन 100 ईयर्स एगो, लगभग 100 साल से अधिक से के समय में, जब मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगा और कई फैक्ट्रियां लगाई गई, तो इसमें काफ़ी बदलाव देखने के लिए मिला। और जो लोग खेतों में पहले काम किया करते थे फार्म लेबर के तौर पे, वो बाकी के समय में फैक्ट्रियों में काम करना शुरू कर दिए। फैक्ट्री में काफ़ी कम रेट पे फैक्ट्री में जो प्रोडक्शन होता था वो गुड्स फैक्ट्री में प्रोडक्शन किए गए फैक्ट्री में प्रोडक्शन वाले गुड्स का रेट काफ़ी कम होता था, जिसको लोग पसंद करते थे खरीदना, और वो चीप रेट और क्वालिटी अच्छी होने के कारण लोग इसके ओर आकर्षित हुए, जिससे टर्सरी सेक्टर में काफ़ी बदलाव आया और ये काफ़ी प्रॉस्परस बना। लोग इस सेक्टर में काम करने के लिए काफ़ी जागरूक हुए और ओवर टाइम भी काम होना शुरू हुआ, जो इस सेक्टर को काफ़ी ऊंचाई तक ले गया। लेकिन पिछले 100 सालों में ऐसा देखा गया है कि अधिकांश लोग सर्विस सेक्टर में लगे हैं और ये एक दोबारा एक बदलाव का इंडिकेशन है। टोटल जीडीपी की टोटल प्रोडक्शन की दृष्टि से देखा जाए तो ये सर्विस सेक्टर का इम्पोर्टेंसी काफ़ी बढ़ गया है। अधिकांश जो काम करने वाले लोग हैं, वर्कर हैं, वो सर्विस सेक्टर में ही काम में लगे हुए हैं। खास करके जो डेवलप्ड कंट्री हैं, उन देशों में, डेवलप्ड कंट्री में अधिकांश लोग सर्विस सेक्टर में लगे हुए मिल जाते हैं, काम में लगे हुए होते हैं, और वहाँ पे ये एक जनरल प्रॉपर्टी के तौर पे देखा जाता है।
अब हम इसके नेक्स्ट टॉपिक पे नेक्स्ट डे चर्चा करेंगे। हम इंडिया के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे कि प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर में क्या बदलाव आया है और प्रोडक्शन कितना बढ़ा या घटा है। इसमें यहाँ पे कोई परेशानी या कोई कन्फ्यूजन हो तो जरूर पूछेंगे। धन्यवाद।